आप देख रहे हैं स्पेशल एट 4। यूपी के मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे एनसीईआरटी की किताबें पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार रियासत के मदरसे में पढ़ने वाले तलबा के लिए नई सौगात लेकर आई है। वजीर अक़लियती फलाह बहबूद लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बताया कि अब मदरसे में पढ़ने वाले तलबा को एनसीईआरटी की मुफ्त किताबें मुहैया कराई जाएंगी। इसके साथ ही मदरसों में एनसीईआरटी और स्काउट गाइड ट्रेनिंग कैंप भी शुरू किए जाएंगे। लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बताया कि सरकार का मकसद बच्चों के मुस्तकबिल को संवारना है ताकि उनका कल बेहतर हो सके। मदरसों में अब अरबी और उर्दू के अलावा अंग्रेजी, साइंस, मैथ्स, हिंदी और दीगर मजमून को भी पढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि मदरसे में पढ़ रहे तलबा के दिल में हुब्बुल वतनी का जज्बा जगाने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार कवायद कर रही है और इसी के मद्देनजर मदरसे में पढ़ रहे तलबा के लिए योगी सरकार एनसीसी और स्काउट गाइड ट्रेनिंग कैंप शुरू कर रही है। यूपी सरकार के इस फैसले की उलेमा ने तारीफ करते हुए इसका इस्तकबाल किया। वाज़ेह हो कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त 500 से ज्यादा मदारिस चलाए जा रहे हैं। इन सभी मदारिस में हजारों की तादाद में तलबा पढ़ते हैं। रियासती सरकारें अलग से मदरसे का बजट बनाती हैं और इसके साथ ही सैलरी और स्कूल का खर्च भी रियासती सरकार ही देती है। आज तक मदरसे एक ट्रेडिशनल शिक्षा दे रहे थे। हम चाहते हैं कि उन मदरसों से आधुनिक शिक्षा के और रोजगार परक शिक्षा के हमारे बच्चे निकलें। चूँकि चाहे एनएसएस हो, चाहे एनसीसी हो, चाहे और एलाइड कोर्सेज हों, सीधे इन्हें पास करने के बाद बच्चों को एग्ज़ाम में प्रेफरेंस मिलता है। फोर्स में एनसीसी का लाभ मिलता है, मिलिट्री में, पुलिस में लाभ मिलता है। इसलिए इन कोर्सेज को लागू कर रहे हैं। यहाँ से बच्चे रोजगार परक शिक्षा लेके निकलें बच्चे और यहाँ से डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, मिलिट्री में जाएं, पुलिस में जाएं, अच्छी सर्विसेज में बच्चे निकलें। इसलिए ये चीज़ें हमने लागू की हैं। यूपी गवर्नमेंट ने जो मदरसों में एनसीसी और स्काउट ट्रेनिंग कराने का फैसला ये लिया है, ये एक वेलकम स्टेप है और इससे बच्चों में मज़ीद और फिज़िकल ट्रेनिंग का जज्बा पैदा होगा और इस तरीके से वो लोग मज़ीद और आगे बढ़ चढ़ करके एक्टिवली मुल्क की खिदमत कर सकेंगे। हम ये समझते हैं कि इस स्कीम को बहुत ही एक ऑर्गेनाइज वे में मदरसों में शुरुआत करने की ज़रूरत है। मदरसों को आधुनिक बनाने की जो पहल की है, हम उसका स्वागत करते हैं। मुसलमानों के मजहबी मामलात में दखल अंदाजी देने की अगर कोई बात आ रही है इस मदरसों को आधुनिक बनाने के पीछे से, तो वो निकाल देनी चाहिए, क्योंकि मुसलमान मदरसों को आधुनिक बनाना तो चाहता है पर अपने मजहबी मामलात में दखल अंदाजी बिल्कुल बर्दाश्त। तो आपने तमाम रिएक्शन सुने और ज्यादातर लोगों ने इसका इस्तकबाल किया है, लेकिन साथ साथ एक सवाल भी उठाया गया है। सवाल ये कि क्या मुसलमानों के जो मजहबी मामलात में क्या उसमें इंटरफेयर करने की भी कोशिश की जा रही है इन तमाम के जरिए, क्योंकि इस तरह के सवाल पहले भी उठते रहे हैं। जब भी मदरसा जदीदकारी की बात होती है तो सवाल ये भी उठता है कि इतना इंटरफेयर आखिर क्यों किया जा रहा है। हालांकि इसका इस्तकबाल भी किया गया कि वहां पर दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी पढ़ाई जाएगी, एनसीईआरटी का कोर्स लागू किया जाएगा, यूपी बोर्ड की तर्ज पर ही मदरसा बोर्ड के एग्जाम्स भी कराए जाएंगे और उसके साथ साथ एनसीसी को भी वहां पर लागू किया जाएगा। किस तरह से इसको देखा जाए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए, इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ अब्दुल मोइद अजहरी साहब जुड़ गए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, और इसी के साथ ही ऋषि मिश्रा साहब भी हैं मेरे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुरुआत में अजहरी साहब आपसे करना चाहूंगी कि आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का सिलेबस तो पहले भी लागू किया गया, लेकिन एनसीसी की बात जो है वो पहली बार की गई है। देखिए, सबसे पहले तो ये कि मदरसा या जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मॉडर्नाइज करने की बात हो या उनको और बढ़ावा देने की बात हो, वो किसी भी वे में हो, किसी भी हुकूमत का फैसला हो, ये हमेशा वेलकम, स्वागत और उसका खैर मकदम होना ही चाहिए।
अंदेशे जो आते हैं, जो डाउट्स होते हैं, उसकी वजह यह है कि आप देखें 2014 से लेकर 2019 तक का ज्यादातर जो मरकजी हुकूमत रही है वो मुसलमानों के विकास का काम ज्यादा कर रही है। वो मुसलमानों के ही मुद्दों को उठा रही है, चाहे वो तलाक हो, चाहे मदरसा मॉडर्नाइजेशन हो, या यूथ में स्किल्स को लेकर के स्कीम हो। इस तरह की कई सारे ऐसे स्कीम हैं। तो इससे भी होता है कि आप एक अगर पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप टारगेट करते हो तो ये पक्षपात भी ना हो। आप एक ऐसा स्कीम लेकर के आना चाहिए जो सबके लिए हो। जैसे अभी जो स्कूलों की हालत है, वो चाहे सरकारी स्कूल जहाँ पर हर आदमी पढ़ता है, परेशानी कहाँ होती है? परेशानी यहाँ होती है कि जब आप मदरसा कहते हैं, अभी कुछ दिन पहले आपकी टेलीविजन पर एक डिबेट हुआ था जिसमें सलमा अंसारी जी ने अपने मदरसे में मंदिर के निर्माण को लेकर के एक मामला सामने आया था। तो उसी में क्या हुआ था कि जो सीबीएसई बोर्ड है, एनसीईआरटी, उसने जो है एफिलिएशन से इनकार कर दिया था मदरसा होने की बुनियाद पर। ठीक है, फिर वहां पर वो 80,000 या समथिंग उन्होंने ये खुलकर कहा कि वो मांग रहे हैं और इसके बिना वो नहीं कर सकते हैं। आप मदरसा मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं और फिर इस तरीके के इदारे पैसे लेकर के उसको। लेकिन बहुत अजीब सी मोहित साहब, देखिए मोहित साहब, आपने बहुत अजीब सी एक बात कही कि अगर अकलियतों के लिए सरकार काम नहीं करती है तो सवाल उठाए जाते हैं सरकार की मंशा पे, उनकी नीयत पर। अब अगर सरकार काम कर रही है, मदरसों को मॉडर्नाइज कर रही है, उसके साथ साथ वो उनके लिए अलग से पॉलिसीज, अलग से स्कीम्स बनाई जा रही हैं, पहली हुकूमतों ने भी की और ये हुकूमत और ज्यादा बढ़ चढ़ कर रही है, तो आपको तो इस पर खुश होना चाहिए। नहीं, खुश है, बिल्कुल खुश है। इस तरह के मैं इससे पहले भी, और मैं ही नहीं, मदरसे के मॉडर्नाइजेशन को लेकर के, उनके निसाब को लेकर के, या उन पर जिस भी तरह से सरकारी जो इमदाद रही है उसका हमेशा स्वागत किया गया है। दो मिसालें आपके पास होंगी। अभी 6 महीने पहले लखनऊ में तकरीबन 4 से 5 महीने जो मदरसे को मॉडर्नाइज करने के लिए जो साइंस टीचर भर्ती किए गए थे, वो अपने पिछले 3 साल की सैलरी उनको नहीं मिली थी, उसके लिए वो धरने पर थे। और उसके बाद स्कीम पर स्कीमें आ रही हैं। तो आप एक तरफ तो ये है कि आप के बयान भी आते हैं, आपकी स्कीमें भी आती हैं, आपके डायलॉग्स भी आते हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है, उसकी नियति पर सवाल हमेशा होता है। किसी को दिक्कत नहीं है, उसको मॉडर्नाइज करें। आप एनसीसी कैडर की बात करें, चाहे एनएसएस लाएं, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो इंसान के दिमाग को खोलती हैं और उसको और क्या कहते हैं, हौसला भी उसको मिलता है और सेल्फ मोटिवेटेड होता है। लेकिन मसला कहाँ है? जैसे कि जो सवाल आते हैं सामने कि नहीं भी आखिर किसी भी मदरसे के मोहतमिम को, टीचर को या नाजिम को ये सवाल क्यों आता है कि आप हमारे मजहबी मामलात में दखलंदाजी करने की कोशिश कर रहे हैं? इस पर उनसे सुनना चाहिए और उनको भी बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही अगर कोई आता है और स्कीम की बात करता है तो ऐसे ही आप सवाल भी नहीं खड़े कर सकते। आप उनकी नियत पर, ये डायलॉग होना चाहिए, बैठकर बात होनी चाहिए, उनको स्कीम समझानी चाहिए। ठीक है। मुझे जो समझ में आई एक बात वो ये कि मैंने पिछले भी आपके प्रोग्राम में बात कही थी कि लफ्ज़े मदरसा की वजह से कुछ कंफ्यूजन है कि मदरसा जो आप 30 साल पहले, यानी कि आप आज़ादी के बाद से जो मदरसे का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था वो स्कूल के लिए था। ऐसी जगह जहां पर पढ़ाई होती हो उसको मदरसा कहते हैं। ठीक है। अभी क्या हुआ, ये पिछले आप मान के चलिए कम से कम 20 साल 25-30 साल मैं पूरा लेके करता हूँ कि इसमें क्या हुआ कि मदरसा सिर्फ और सिर्फ दीनी तालीम का महदूद रह गया। अब अगर सिर्फ कुरान सिखाने के लिए, सिर्फ दीन सिखाने के लिए, सिर्फ इस्लाम सिखाने के लिए अगर कोई जगह है, तो अभी मैंने उनका जो बयान पढ़ा है उसमें ये भी है कि उसमें हर मजहब के लोग पढ़ेंगे। तो कुरान पढ़ने के लिए तो किसी और मजहब, यानी कि अब जैसे जहां पर सिर्फ गीता पढ़ाई जाती हो, जहां पर रामायण पढ़ाई जाती हो, लेकिन जहां पर गुरु ग्रंथ पढ़ाई जाती हो। मदरसे पहले ऐसे ही हुआ करते थे। मदरसा जैसे आपने कहा कि स्कूल, यानी कि वहां पर किसी भी मजहब के बच्चे वहां पर तालीम हासिल किया करते थे। बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। तो अगर ये हो रहा है, अभी भी बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं जहां पर दूसरे मजहब के बच्चे पढ़ते हैं, जहां पर मॉडर्न एजुकेशन भी दी जाती है। मैं आपको एक मिसाल दूं, आप केरला के बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में मैं भी गया हूं कि एक साथ आदमी हाफिज भी हो रहा है, एक साथ दीनी तालीम हासिल कर रहा है, और एक साथ तो एमबीबीएस डॉक्टर हो रहा है, एक साथ तो इंजीनियर हो रहा है, यानी दोनों का सिलेबस एक साथ चल रहा है।
तो इसकी जरूरत है। मैं जो ठीक है ऋषि साहब, मेरा सवाल यह है कि इससे पहले भी जब भी बात मदरसा मॉडर्नाइजेशन की होती है, उससे जुड़ी हुई और तमाम चीजों की होती है, जैसे अब एनसीसी कैडर की बात की जा रही है, एनसीईआरटी सिलेबस की बात की जा रही है, एनसीईआरटी सिलेबस की बात पहले भी की गई है। सवाल ये उठता है कि जब आप टीचर्स की भर्ती कर रहे हैं तो उनको 3-3 साल तक उनकी तनख्वाह भी नहीं मिल रही है। एनसीईआरटी का सिलेबस अगर लागू किया जा रहा है तो उनको किताबें वक्त पर नहीं मिल रही हैं, वहां तक पहुंच ही नहीं रही हैं। अब आप एनसीसी की बात करें, अच्छी बात है, ये तमाम चीजें बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन प्रैक्टिकली भी तो इसको उतना ही पॉजिटिव होना पड़ेगा। देखिए, हमसे जो पहले जो पिछले वक्ता ने मंशा पे शक जाहिर की, उस पर मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी छात्र या कोई भी स्टूडेंट को समावेशी शिक्षा मिलना चाहिए, तभी आप समावेशी विकास की बात कर सकते हैं। और समावेशी शिक्षा तभी आप दे पाएंगे तब आप सभी सब्जेक्ट, सभी विषयों की पढ़ाई उस स्कूल में होगा। सिर्फ एक किसी खास धर्म का सब्जेक्ट को पढ़ाने से समावेशी शिक्षा उस छात्र और उस स्टूडेंट को नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा है, सरकार का जो पॉजिटिव अप्रोच है, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। आप देखिए कि मैं वेलकम करता हूं योगी सरकार का जो मुहिम है कि एनसीईआरटी के जो मुफ्त किताबें जो हैं मुफ्त वहाँ स्कूलों में मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जैसे इसमें एक चीज़ और जोड़ा गया है, जैसे बुसरा जी आपको मालूम होगा कि साइंस पढ़ाए जाएंगे, मैथ्स पढ़ाए जाएंगे, कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं समावेशी शिक्षा उस बच्चे को मिलेगा, तभी जाके आप देखिए, आप रेशियो दिखाइएगा, आप आज़ादी के बाद से देख लीजिए, या मैं 2011 सेंसस की बात करूं, उसमें एक रिपोर्ट है कि 42.7% मुस्लिम अभी भी इलिटरेट हैं, उन्हें अभी भी साक्षरता के दायरे में नहीं लाया गया है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, आप अन्य धर्म से कंपेरिजन कीजिए। मैं छोटा सा आंकड़ा देना चाहता हूँ, जैन सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं भारत में, 84.7% हैं, वहीं क्रिश्चियन 73.3% है, बुद्धिस्ट 71.8% है, और सिख जो है 67.8% है। उसी तरह हिंदू जो है 65 के आसपास है, और सबसे कम जो है लिटरेसी रेट जो है हमारे मुस्लिम भाइयों का है। तो समझ सकते हैं 2011 सेंसस की मैं बात कर रहा हूं कि 2011 सेंसस में बताया गया है कि 42.7% मुस्लिम जो हैं साक्षरता दर के दायरे में नहीं आते हैं। तो समझ सकते हैं कि हमारे मुस्लिम समाज में जो साक्षरता और एजुकेशन की जो बातें हैं कहां तक नहीं है। जब तक आप समावेशी शिक्षा, समावेशी विकास किसी वर्ग को नहीं देंगे, लेकिन तो देश का विकास। देखिए, मैं इसमें आपको ये ऐड करना चाहूंगी कि जब हम मदरसों की बात करते हैं तो लगता है कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है शायद वहां पर तालीम हासिल कर रही है, जबकि हकीकत यह है कि जितनी मुसलमानों की पॉपुलेशन हिंदुस्तान में है उसका सिर्फ 4%, ओनली 4% जो बच्चे हैं वो मदरसों में जाते हैं। तो वो 4% सिर्फ जाते हैं मदरसों में, बाकी बच्चे जो है शायद स्कूल तक भी नहीं पहुंच पाते होंगे, जो ये हालत हुए। तो मदरसों के मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ क्या आपको नहीं लगता है कि जो मुस्लिम मोहल्ले हैं, जो इलाके हैं, जो कॉलोनीज हैं, वहां अच्छे स्कूल कायम करने की भी बहुत सख्त जरूरत है? बिल्कुल, आपका जो कंसर्न है बिल्कुल जायज है उसरा जी। आप देखिए, सिर्फ मदरसों की बात आप नहीं करना चाहिए, आप सरकारी स्कूल के हालात देख लीजिए कि आज भी आप यूपी और बिहार के कई स्कूलों में चले जाइए, आपको जो बेसिक चीज़ें होते हैं, बेंच, डेस्क, फैन, इलेक्ट्रिसिटी, वो उपलब्ध नहीं होती है। दूसरा है कि टीचरों का क्वालिटी देखिए, टीचरों का जो क्वालिटी है उस पर भी हमें ध्यान देना होगा। यदि आप बच्चे को सही से शिक्षा देना चाहते हैं तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे जोर देना होगा। मैं किसी सरकार की आलोचना नहीं करता हूं, लेकिन आप बिहार और यूपी को मिला दीजिए। इसके लिए यूपी सरकार को भी मैं जिम्मेवार मानता हूं कि प्राइमरी टीचर का 4 लाख पद खाली है। तो जिस 2 राज्यों में जो हिंदी बेल्ट के प्रमुख राज्य हैं, बिहार और यूपी, जहां 4 लाख पद टीचर का पद खाली हो, तो वहां आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो उसी तरह मदरसे में एक मैं इसका अच्छा पहल मानता हूं, इस पे मनसे पे सवाल उठाना नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई मंशा पे सवाल माजरा हो सकता है, इस्तकबाल किया है। लेकिन जो सरकार, जैसे आपने सही कहा, स्काउट का प्रशिक्षण कहीं न कहीं जो है आपको एक टेक्निकल ट्रेनिंग जो की तरफ बढ़ाएगा, जो आपको आगे जाके जैसे इंडियन आर्मी में आपको मौका मिल सकता है। उसी तरह जैसे टेक्निकल
कंप्यूटर एजुकेशन, यदि कोई भी छात्र कंप्यूटर से ग्रेजुएट है या कंप्यूटर दक्ष है, कंप्यूटर से दक्ष है, तो उसे टेक्निकल जॉब भी मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार का जो पहल है इसका स्वागत करना चाहिए। और दूसरा, आप देखेंगे मोदी सरकार जैसे ही शपथ लिया उसके बाद आप मोदी 2 में देखिए कि किस प्रकार से वजीफा का ऐलान किया गया है। और वजीफा में सबसे ज्यादा जो है हमारे मुस्लिम बहनों का ख्याल रखा गया है कि वजीफा का जो 50% जो प्रोपोर्शन होगा वो हमारी मुस्लिम बहनों को दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार के जो मंशा है, सरकार का जो पहल है वह स्वागत योग्य है। आप देखिए इसको ग्राउंड लेवल पे कैसे उतारा जाता है, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है। और ये भी देखना है कि इस बार जब आम बजट जो है वो जब आया तो उसमें उम्मीद थी कि शायद माइनॉरिटी का जो बजट है उसमें कुछ इजाफा होगा, उसमें कोई इजाफा नहीं किया गया है। तो ये वो जायज सवाल है जो इन पॉजिटिव जो चीजें की जा रही हैं उसके साथ साथ ये भी साथ में पूछे जाने चाहिए कि ये तो अच्छी बात है जो किया जा रहा है, लेकिन ये भी होना चाहिए। मोहित साहब, हमने देखा है कि अक्सर जब भी मदरसा मॉडर्नाइजेशन की बात होती है, उसकी जदीदकारी की बात होती है, तो अक्सर सवाल भी उठाए जाते हैं। ये सवाल उठाए जाते हैं कि क्या किसी तरह से इंटरफेरेंस की कोशिश की जा रही है। सवाल ये उठाए जाते हैं कि भाई मदरसे से कोई कारी बनता है, कोई मुफ्ती बनता है और उसके साथ साथ हाफिज कुरान वहां से निकलते हैं, तो ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं दुनियावी तालीम के चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तालीम भी हासिल ना कर पाए। ये इस तरह के सवाल भी उठते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि मदरसों के बच्चों को भी पूरा हक है कि वो भी नॉर्मल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की तरह ही तमाम चीजें, तमाम तरह की तालीम, तमाम तरह के सब्जेक्ट्स की नॉलेज हासिल करें? नहीं, बिल्कुल। मैं जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा कि हर वो काम जो तालीम को फ़रोग देने के लिए होता है उसका हमेशा स्वागत किया जाता है। मंशा पर सवाल उठने की वजह है कि आप देखिए कि जब भी कोई भी स्कीम आई है, ठीक है, उस स्कीम को का जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसको जो रूबअमल लाने का जो एक प्रोसेस है वो पूरा नहीं होता। वो कभी मजहबी जज्बात की नज़र हो जाता है कि आप मदरसा करोगे तो फिर सनातन तालीम देने वालों को आप क्यों नहीं करोगे या फिर दूसरों को क्यों नहीं करोगे, इन्हीं डायलॉग में ख़त्म हो जाता है। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार कोई भी ऐसा ठोस कदम उठाने से पहले वो सोचे, डायलॉग करे, डायलॉग के बाद उसको इम्प्लीमेंट करे। आप 100 मदरसे नहीं, आप 2 मदरसे में इम्प्लीमेंट करो, वो मिसाल बन जाएंगे कि हाँ देखिए इस मदरसे में उसका इम्प्लीमेंट हुआ। मैं यहाँ दिल्ली में हूँ और यहाँ पर मेरे साथ कम से कम 200 से 250 ऐसे लोग हैं जो मदरसे से पढ़े हुए हैं। उसमें से अभी IAS का जो है उन्होंने एग्जाम क्लियर किया, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, सारे लोग हैं। तो कहीं ना कहीं वो निकले हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने किया है। लेकिन साहब, जब मदरसे को रजिस्टर कराने की बात आती है कि आप रजिस्टर कराइए बाकायदा ऑनलाइन, ताकि जो आपको सरकार की तरफ से जो इमदाद मिल रही है, जो मदद मिलने वाली है, उससे जुड़ी हुई जितनी भी सहूलियात हैं जो मदरसा जदीदकारी के अंदर आती है वो तमाम आपको मिले। तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारे मदरसे उसमें रजिस्टर भी नहीं करवा पाते हैं। तो ये भी एक आप ये देखें कि या तो वो जानबूझकर नहीं किया जाता है या फिर उनको वो प्रोसेस समझ में नहीं आता है। तो ये भी एक तरह की मुश्किल है। नहीं, दोनों चीजें यहाँ पर मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए और मुझे लगता है हर संजीदा आदमी को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ कुछ दिक्कतें भी हैं कि जो मदरसे के लोग हैं इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। जैसा कि जो मंशे की बात हुई थी कि आखिर जब भी कोई बात करनी चाहिए, सबसे पहली चीज ये कि कोई भी मसला हो उस पर पहले आप बात करो, बात करने पर ही आपको निष्कर्ष निकल करके सामने आएगा। हाँ, मदरसे का सिलेबस अभी क्या हो गया, थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत है। आपने एक बात जो अभी कही ना कि 4% लोग मदरसे में सिर्फ जाते हैं, तो बाकी 96% लोगों का क्या होगा। और उन 4% लोगों में आप देखें कि ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ इसलिए मदरसे में हैं कि वहां पर कम से कम 2 वक्त का वो खाना खा रहे हैं, इस वजह से भी मदरसे में हैं। ठीक है, यानी कि वहां पर पल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। घर के लोग जो है इस लायक नहीं रहे कि अब उनको 2 वक्त का खाना खिला सके, उन्होंने मदरसे में डाल दिया, तो मदरसा ये काम भी कर रहा है। लेकिन उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि अब वक्त आ गया है कि मदरसों को अपने सिलेबस को लेकर के थोड़ा सा नई सोच के साथ आगे आना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए। क्या मोहित साहब, आपको नहीं लगता कि सरकार इंटरफेयर करती है, सरकार इस तरह की पॉलिसीज लाती है? उससे पहले ही मैं तमाम मदरसों की नहीं बात कर रही हूँ, बहुत सारे मदरसे जो हैं वो मिसाल हैं, दारुल उलूम देवबंद से लेकर और नदवा से लेकर और तमाम ऐसे मदारिस हैं जो मिसाल है अपने आप में। लेकिन उसके अलावा और बहुत सारे बड़े पैमाने पर मदारिस ऐसे हैं जो वो नज़ीर नहीं पेश कर पा रहे हैं, जो एक मिसाल पेश करते हैं, जहां से
अच्छे अच्छे जो स्टूडेंट्स बाहर निकल कर आते, ताकि ये पता चलता कि मदरसे भाई जो हुआ करते थे कभी, आज भी उसी तरह से कायम दायम है। नहीं, ये है ऐसा, आपके पास 2-3 मदरसों की लिस्ट है, मेरे पास कम से कम 50 ऐसे मदरसों की लिस्ट है। आप साउथ नहीं, आप नॉर्थ की बात कर रहा हूँ। नॉर्थ की मैं आजमगढ़ में अभी अलजामितुल अशरफिया मुबारकपुर का है, जमदाशाही का है, फैजाबाद का है, इधर आपका बलरामपुर का है, सिद्धार्थ नगर का है। ऐसे मेरे पास 50 मदरसों की लिस्ट है। और मेरा अपना, मैं खुद मदरसे का पास आउट हूँ, मैं मदरसे से पढ़ा हूँ, उसके बाद मैंने अल अजहर में अपनी तालीम हासिल की है। तो ऐसे लोग हैं जो हर फील्ड में हैं, आपको जानकर हैरानी होगी, हर फील्ड में है, राजनाथ उन्होंने सिंह काम मदरसे से किया पढ़े है। हैं। अब अगर उस मदरसे की आप बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जी, शास्त्री जी, सारे के सारे इतिहास में मत जाइए, वर्तमान में राजनाथ सिंह जी मदरसे से पढ़े। वर्तमान में ऋषि जी मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, मैं ये चीज एक्सेप्ट करता हूं कि आज थोड़ा सा रीथिंक की जरूरत है। मदरसों को अपने निसाब में कुछ तब्दीली की जरूरत है जी। वो निसाब, वो जो सिलेबस पिछले 50 वर्षों से, 40 और 30 वर्षों से चला आ रहा है, अब थोड़ा सा उसको मॉडर्नाइज करने की जरूरत है। और जो फिलहाल जो जरूरतें हैं कि एक इंसान जब मदरसे से फारिग होने के बाद अपनी जरूरियात जिंदगी के लिए जब वो जद्दोजहद करता है, तो उसे किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और उनके हल के लिए उसे किस तरह से तैयार किया जाए। मेरे हिसाब से यहाँ पर 2 सजेशन ऐसे हो सकते हैं। एक तो ये कि जो प्योर रिलीजियस एजुकेशन है, यानी कि जहां पर आप सिर्फ और सिर्फ आलिम बनाते हो, यानी जहां पर आप तकवा सिखाते हो, जहां पर आप खुदा के रास्ते में चलने वाला बनाते हो, तो उनकी तादाद थोड़ी सी आपको लिमिट कर देनी चाहिए। और लोग पास नहीं, मैं क्यों कह रहा हूं, मैं अधूरी बात करूंगा, नहीं, अगर अधूरी बात करूंगा तो थोड़ा सा मैसेज गलत जाएगा, इसलिए कंप्लीट करने के लिए। अधूरी से मेरा मतलब ये है कि आज जैसे एक मदरसे में 400 आदमी पढ़ रहा है, ठीक है, एक साल में 100 लड़के वहां से पास आउट हुए, 100 के 100 उसी तरह से आलिम नहीं बन पाते हैं जो आलिम बनाने की मंशा होती है। उसमें से 5 से 7, ज्यादा से ज्यादा 10 लोगों की तादाद होती है। मैं ये कहता हूं कि 10 लड़कों को, 20 लड़कों को चुन लिया जाए कि तुम्हें इसी रिलीजियस वे में काम करना है। बाकी जो लोग हैं उनको जो है, जो असरे हाजिर है और जो जदीद तालीम है उससे आरास्ता करके उन्हें छोड़ दिया जाए। यानी एक जो मदरसे में लोगों को, ये बेहतर नहीं है कि ऑप्शन दिया जाए? आप एक तरह से देखिए अभी के जो मदरसे में जहां से दीनी तालीम जो दी जाती है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। अगर आप मॉडर्न एजुकेशन के साथ दुनिया और दीनी तालीम अगर आप एक साथ देते हैं, तो दे विल हैव एन ऑप्शन कि वो चूज करें कि भाई उन्हें इस साइड जाना है या इस साइड जाना है, या दोनों चीजों को साथ में लेकर चलना है। मदरसों में क्या होता है, एक सिलेबस होता है कि आप एक बुनियादी तालीम होती है और उसके बाद जाकर के मीडियम होती है, फिर उसके बाद होता है स्पेशलाइजेशन। तो मुझे लगता है कि शुरुआत में उनको हर वो तालीम दी जाए जो आज के दौर में अगर वो बाहर निकलकर कहीं जाते हैं, जो जरूरत उनकी आ सकती है वहां पर हो। फिर उसके बाद वो मॉडर्न यानी कि मीडियम एजुकेशन के बाद फिर वो स्पेशलाइजेशन की जब बात आती है तो वो चुन सकते हैं। अब मसला ये है कि जैसे मुझे आज दीन सिखाना है या दीन के बारे में किसी को बताना है अपने ही लोगों में, मैं अभी छोड़ दूं कि आप दीन सिखाने किसी गैर मुस्लिम इलाके में जाते हैं, कि अपने ही में लोगों में सिखाना है, तो 4% लोग मदरसे से जुड़े हुए हैं और ज्यादा से ज्यादा जो तादाद 10% है जो मदरसा, मस्जिद और मौलवी से जुड़ी। बाकी 90% लोग जो हैं वो ऐसे ही जैसे आम हिंदुस्तानी रह रहा, उनके पास आज की आपकी जबान नहीं है। यानी कि आज जिस जबान में बात की जा रही है, आज जो डायलॉग का जो टाइप है, जो मोड है, वो नहीं आपके पास। आज की जो नई नस्ल है, आप उन पुराने अंदाज में, पुरानी जबान में और पुराने लफ्जों में चीजों को समझना नहीं चाहती। नया दौर है, टेक्नोलॉजी है, तकनीक आ गई है। मैं आपके पास मेरे साथ एक और मेहमान है, मुफ्ती मंजूर जई साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं और फाउंडर चेयरमैन हैं इल्मो हुनर ऑर्गेनाइजेशन मुंबई के। मेरे साथ वो जुड़ गए हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका मुफ्ती साहब। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो ये कदम उठाया गया है योगी हुकूमत की तरफ से, एनसीईआरटी का कोर्स लागू करने के साथ साथ यूपी बोर्ड की तर्ज पर ही मदरसा बोर्ड की एग्जामिनेशन कराने का, साथ साथ एनसीसी कैडर वहां लागू करने का, आप किस तरह से इसको देखते हैं? क्या किसी शक शुबा से आप अभी भी इसको देखेंगे या आप इसका इस्तकबाल करेंगे?
मोहतरमा, मैं तो सबसे पहले इस्तकबाल करूंगा, चूंकि मदरसा सिर्फ मदरसा ही नहीं है जिसमें सिर्फ दीनी तालीम हासिल की जाती हो। साबिका दौर में जब अगर हम देखते हैं तो हमने इसी मदरसे से बड़े बड़े मामार भी देखे हैं, बड़े बड़े इंजीनियर भी देखे हैं, मुजाहिदीन आज़ादी भी से मदरसे से हमने देखे हैं, फ़कीह भी देखे हैं, मुहद्दिस भी देखे हैं। तो हर वो चीज़ जो मदरसे के निज़ाम के अंदर में, मदरसे के प्रमाइज़ के अंदर में, हर वो फील्ड के बच्चे वहाँ होते हैं, तो हर एक पहलू है वहाँ पर जिसको उजागर किया जा सकता है। ये और बात है कि पिछले कुछ सालों में उसे महदूद कर दिया गया, उसको एक खास चीज से जोड़ दिया गया है, सिर्फ दीनी तालीम ही यहाँ से लोगी, दूसरी चीजें यहाँ से नहीं मिल पाएगी। लेकिन अगर योगी सरकार ने सही नीयत के साथ अगर किया है तो इसमें कोई दुश्वारी नहीं होगी। और अगर वहां पर बच्चे एनसीसी में जाएंगे, वो बच्चे प्रैक्टिस करेंगे, जिस्मानी वर्जिशें करेंगे और इस तरीके के जो फील्ड में बच्चे जाते हैं, तो ये बहुत ही मुनासिब कदम है। जैसा कि आपको पता है कि मेरा एक मदरसा है जो कि मुंबई में है, हम उस मदरसे में यूपीएससी एमपीएससी की तैयारी करवाते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि मदरसे में सिर्फ दीनी तालीम ही हो, लेकिन दीनी तालीम को तखसीस कर दी जाए, मखसूस तालीम होगी, लेकिन साथ ही साथ ऑप्शंस भी होंगे। जिस तरह आपने ऑप्शन का इस्तेमाल किया, ऑप्शन होंगे उनके पास आलिम बनने के साथ साथ वो यूपीएससी की तैयारी भी करे, डॉक्टरेट भी करे, किसी और भी शोबेजात में जाना चाहता है तो उसके लिए वो रास्ते खुले होने चाहिए। क्योंकि मंजूर साहब, ये देखा जाता है कि जब मदरसे से फारिग होकर जब बच्चे निकलते हैं, मैं उन जगहों की बात कर रही हूँ जहां पर जदीद तालीम भी दी जाती है, तो भी वो एक तरह से एक एहसास कमतरी में होते हैं। जब वो मेन स्ट्रीम में जाते हैं, जब वो किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं, तब भी वहां पर उन्हें कोप अप करने में, उस ग्रुप के साथ उनको मिंगल होने में, उनका हिस्सा बनने में काफी वक्त लग जाता है। तो इस तरफ भी काम करने की जरूरत है। नहीं, ये वो पिछला दौर था जब वो एहसास कमतरी के बच्चे शिकार होते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं किस तरीके से उनके साथ रह पाऊंगा, उन कंधे से कंधा मिला के किस तरीके चल पाऊंगा। ये पिछले 10-15 साल पहले की बात है। लेकिन आज के मदरसे के बच्चे के अंदर में वो तकलियत है, उनका ज़हन इतना पुख्ता हो चुका है, वो उनकी फिक्र इतनी मजबूत हो चुकी है, वो अपने आप को भी उसी लायक समझते हैं जिस तरीके से दूसरे बच्चे यूनिवर्सिटी। नहीं, मुझे लगता है आप कुछ महदूद मदारिस की बात कर रहे हैं। आप तमाम मदारिस को इसमें शामिल नहीं कर सकते हैं। आप उन शायद आइडियल मदारिस की बात कर रहे हैं जहां से निकले हुए बच्चे कॉन्फिडेंट होते हैं, बल्कि मैं ये कहूंगी कि मैक्सिमम मदरसों से निकले हुए बच्चे जो हैं वो उस तरह से कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं जब वो मेन स्ट्रीम में जाते हैं। नहीं मोहतरमा, ये मैंने आपको बताया जिस तरीके से ये पहले की बातें थी, ये नई टेक्नोलॉजी का दौर है। हर बच्चा नहीं, तो ऐसा क्या हुआ है मुफ्ती साहब, ऐसा क्या हुआ है कि तस्वीर जो है बदल गई? ऐसा आखिर क्या किया गया है? देखिए, कुछ किया नहीं गया है, माहौल उस तरीके का मुरत्तब ऑटोमेटिकली हो चुका है। उसकी असल वजह यह है कि हर बच्चे के पास मोबाइल है, हर बच्चे के पास टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का तरीका है, हर बच्चा जानता है कि हमें मेन स्ट्रीम में आना है। उसका एहसास जो है वो नहीं, लेकिन मैं आई डिसएग्री, क्योंकि इतने आप ये बताइए, मदरसे में पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो बेहद गरीब फैमिली से होते हैं, उनके पास उस तरह से स्मार्टफोन्स, इंटरनेट की सहूलत, ये सब उनके पास मौजूद हो। आई डिसएग्री विद दिस। मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन